हाय एवरीवन। तो आज हमारी नई वीडियो का टॉपिक है डीएनए लाइब्रेरी या जीन लाइब्रेरी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको सबको यही बताना है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक के ऊपर ऐसी ही डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं तो अपना टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। डीएनए लाइब्रेरी या जीन लाइब्रेरी होता क्या है? डीएनए लाइब्रेरी या जीन लाइब्रेरी ये एक डीएनए फ्रैगमेंट्स का एक कलेक्शन होता है जिसको हम वेक्टर्स के अंदर क्लोन करते हैं और होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। किसी भी डीएनए लाइब्रेरी या जीन लाइब्रेरी में या फिर तो हम सारा जीनोम स्टोर कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर जीन्स जो कि एक गिवन टाइम पे एक्सप्रेस होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीन लाइब्रेरीज या डीएनए लाइब्रेरीज बनती क्यों है या उनको बनाया क्यों जाता है। बेसिक अगर हम सबसे बेसिक एप्लीकेशन इनका देखें ताकि हम एंटायर जीनोम को या फिर स्पेसिफिक जीन्स को स्टडी कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि अ, एक पूरे जीनोम को किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसको एक ही टाइम पे कंप्लीट को स्टडी करना हमारे लिए अभी भी काफी मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, उनको फ्रैगमेंट्स में मैनेजेबल फ्रैगमेंट्स के अंदर ब्रेक करके उनको स्टडी करते हैं। और ये जो लाइब्रेरीज होती हैं ये आइडेंटिफाई करने में, आइसोलेट करने में और पर्टिकुलर जीन्स ऑफ इंटरेस्ट को स्टडी करने में काफी हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स थी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, क्लोनिंग वेक्टर्स की और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की जो टेक्निक्स थी, जब उनका डेवलपमेंट हुआ तभी डीएनए लाइब्रेरीज के कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन भी रखा गया था। जो डीएनए लाइब्रेरी का कंसेप्ट था वो सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर ने 1977 में दिया था, जब उसने 5X174 बैक्टीरियोफाज का जीनोम सीक्वेंस किया था। तो उसने जीनोम सीक्वेंस करने के लिए उसने इस बैक्टीरियोफाज की लाइब्रेरी प्रिपेयर की थी, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि हमें दूसरे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए, उनके ऊपर मोर डिटेल्ड रिसर्च करने के लिए हमें डीएनए लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हैं। तो डीएनए लाइब्रेरीज जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है जीनोमिक लाइब्रेरीज और एक होती है सीडीएनए लाइब्रेरीज। जो जीन लाइब्रेरी की जो चॉइस होती है कि हम कौन सी टाइप की लाइब्रेरी बनानी चाहिए हम हमारे वर्क के लिए, चाहे वो जीन लाइब्रेरी है या सीडीएनए लाइब्रेरी है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो डिजायर्ड इंटरेस्ट है, उसके लिए बेस्ट सुटेबल जीन लाइब्रेरी कौन सी होगी। तो अगर हमको जैसे प्रोटीन प्रोडक्शन का कंट्रोल या किसी पर्टिकुलर जीन का कंट्रोल या जीनोम का आर्किटेक्चर कैसा है, उस तरीके की चीज़ों को स्टडी करना रहता है तो हमें जीनोमिक लाइब्रेरीज का यूज़ करना चाहिए। पर अगर हमारा गोल है किसी प्रोटीन को मॉडिफाई करना, किसी नए प्रोटीन का प्रोडक्शन करना या फिर टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस को चेक करना, क्योंकि सारे जीन्स सारे सेल्स में एक साथ कभी भी एक्टिवेटेड नहीं होते। हर सेल का अपना एक फंक्शन, हर टाइप मतलब हर टाइप की एक सेल जो होती है जब उनका डिफरेंशिएशन हो जाता है तो वो अलग अलग तरीके से उनको काम बांट दिया जाता है। जैसे हार्ट की सेल्स में कुछ जीन हैं, जीन्स उसके अंदर सारे प्रेजेंट होते हैं बट कुछ काम करेंगे जो उसकी ज़रूरत के होंगे और जो उसकी ज़रूरत के नहीं होंगे वो नहीं काम करेंगे। तो उस तरीके से टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस को देखना और उनके पैटर्न्स को जानने में हम सीडीएनए लाइब्रेरीज का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि जीनोमिक लाइब्रेरीज क्या होती हैं। तो जीनोमिक लाइब्रेरीज रिप्रेजेंट करती है कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जिसके अंदर उसकी सारी कोडिंग, नॉन कोडिंग, सब टाइप की जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड हो जाएगी। याद रखिए प्लीज कि जीनोमिक लाइब्रेरीज के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या फिर प्लाज्मिड डीएनए इंक्लूड नहीं होता। तो जीनोमिक लाइब्रेरीज जो होती हैं वो एक ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर जेनेटिक
मटेरियल को रिप्रेजेंट करती हैं। जीनोमिक लाइब्रेरीज जो होती हैं वो बहुत वाइड रेंज के एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल होती हैं, जैसे कि जीनोम मैपिंग या फिर कंपैरेटिव जीनोमिक्स। जीनोमिक लाइब्रेरी की वजह से हम रेगुलेटरी एलिमेंट्स की स्टडी, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस की स्टडी, जीन एक्सप्रेशंस की स्टडी और उनके रेगुलेशन की स्टडी भी कर पाते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरीज को प्रिपेयर करने में हमेशा हमें हाई इंसर्ट साइज के वेक्टर्स का यूज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रैगमेंट साइज होता है डीएनए का, क्योंकि हम पूरा जेनेटिक मटेरियल ही यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है वो काफी बड़े होते हैं साइज में, तो उसके लिए हमको अलग टाइप के हाई इंसर्ट साइज के वेक्टर्स चाहिए रहते हैं, जैसे कि बैक, यैक, कॉस्मिड्स और पैक। हम जीनोमिक लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं? तो जीनोमिक लाइब्रेरी के कंस्ट्रक्शन में 5 मेन स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइसोलेशन ऑफ कंप्लीट जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी सेल है, टिश्यू है, हमें उसमें से कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट करना पड़ेगा। उसके बाद उस कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल को हम स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर डाइजेस्ट करवाएंगे या फिर ब्रेक करवाएंगे। किसकी हेल्प से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस की वजह से। और वो भी हम क्या करवाएंगे? पार्शियल डाइजेशन। उसके बाद हम उसकी क्लोनिंग करवाएंगे सुटेबल वेक्टर्स में। सुटेबल वेक्टर्स कौन से होंगे? बैक, यैक, पैक और कॉस्मिड्स एटसेट्रा। उसके बाद हम उन वेक्टर्स को सूटेबल होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे और हम हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स की स्क्रीनिंग करेंगे। ट्रांसफॉर्मेंट्स की स्क्रीनिंग करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमारा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, और फिर हम ये देख लेंगे कि हमको उसको फर्दर स्टोर करना है या फर्दर रिसर्च करना है, या जो भी हमारा एप्लीकेशन है। लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा था कि हम डीएनए का जो क्लीवेज है या उसका ब्रेकडाउन है वो करवा रहे थे पार्शियल डाइजेशन की वजह से। तो अभी हम ये देखते हैं कि पार्शियल डाइजेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट या लॉजिक क्या है। जब हम क्रोमोसोमल डीएनए का डाइजेशन करवाएंगे तो उसमें हमको एक एवरेज डिजायर्ड लेंथ चाहिए कि हमारा कौन से टाइप का वेक्टर है जिसमें कितना लेंथ हम इंसर्ट कर सकते हैं, और उसी बेसिस पे हम अपने क्रोमोसोमल डीएनए का डाइजेशन करवाएंगे। और ये जो डाइजेशन होगा ये हम कैसे करेंगे? पार्शियल रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन की वजह से, जो कि टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करेगा। मतलब हमारे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसेस होंगे वो हमारे टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज तो करते हैं, जीएटीसी जो है हमारा, और उसके बाद उसका कंप्लीट डाइजेशन ना करवाने के बजाय हम पार्शियल डाइजेशन करवाएंगे। पार्शियल डाइजेशन में आपको अगर हम सिंपल लैंग्वेजेस में बोलें तो उसका मतलब ये होगा कि हम अपने क्रोमोसोमल डीएनए को के साथ हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल रहे हैं और उसको बीच में ही रिएक्शन को रोक दे रहे हैं। तो मतलब सारे फ्रेगमेंट्स एक बार में अच्छे से ब्रेक नहीं हो पाएंगे, और हम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर हम कंप्लीट डाइजेशन करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से, तो हमारे पास बहुत सारे बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आएंगे जिनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर मान लो कि हमको जीनोमिक लाइब्रेरी बनाना है और हमको उसमें किसी जीन की इंटैक्ट जीन जो कि कंप्लीट है, उसमें उसका मतलब जितना भी उसका रेगुलेटरी एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट है, हमें उस जीन की स्टडी करनी है, तो फिर हम उस जीन को एक साथ इंटैक्ट रखना पसंद करेंगे ना कि हम उसके टुकड़े हो जाएं, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाएं, फिर हम उनको जोड़ेंगे। ऐसा नहीं चाहते हैं हम। तो इसीलिए हम उसका पार्शियल डाइजेशन करवाते हैं, ताकि ताकि वो थोड़े और कम जगह से डीएनए को क्लीव कर पाए, जिसकी वजह से हमें थोड़े से बड़े फ्रेगमेंट्स भी मिलते हैं। तो जो एवरेज फ्रेगमेंट साइज होगा हमारा, वो हमारे मतलब कितना फ्रेगमेंट साइज निकल के आ रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? डीएनए की कंसंट्रेशन और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कंसंट्रेशन पे। और पर्टिकुलरली हम देखें तो हमने कितना किस कंडीशन में और कितने टाइम के लिए हमने इंक्यूबेशन दिया है, मतलब हमने हमारा डीएनए डाल दिया, हमने हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाल दिया, उसके बाद मान लो हम 1 मिनट के लिए हमारा
इमेजिन करते हैं कि हम 1 मिनट के लिए हमारा रिएक्शन चला रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना ही वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्ट कर पाएगा हमारे फ्रेगमेंट्स को। तो मान लो कि 10 फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं, पर अगर हमने 2 मिनट चलाया तो मान लो कि 50 फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं। अब हमें 50 फ्रेगमेंट चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारे जीन्स का जीन्स तो हमारे सारे बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हो गए, हमें जीन इंटैक्ट तो मिला ही नहीं। तो इसीलिए हम वहां पे पार्शलाइजेशन करवाएंगे। और जो हमारे नंबर ऑफ क्लोन्स होंगे वो मैनेजेबल साइज में हमें रखने पड़ेंगे, ताकि हम अपनी लाइब्रेरीज को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो उसके लिए हम प्रोकैरियोटिक जो लाइब्रेरीज होती हैं उनमें एक एक साइज की फ्रेगमेंट्स का जो साइज होता है वो नियरली 10 KB रखते हैं। और जो मैमेलियन लाइब्रेरीज रहती हैं उसमें हमको 40 KB तक रखना पड़ता है, क्योंकि मैमेलियन जो हमारा जीनोम है वो हमको पता है कि वो कितना ज्यादा लार्ज होता है साइज में। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए हमें लार्ज फ्रेगमेंट्स ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम मैमिलियन लाइब्रेरी के फ्रेगमेंट्स को अगर हम 10 KB करने लगे तो फिर वो कितने ज्यादा छोटे हो जाएंगे। उसमें तो एक्चुअली हमें मैमिलियन डीएनए का मतलब कुछ बचेगा ही नहीं, वो बस नॉर्मल मैमिलियन डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, जिनको हम अगर सीक्वेंस करना है तो हम सीक्वेंस कर सकते हैं, या बेसिकली स्टोर करना है तो स्टोर कर सकते हैं। पर अगर हमको उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करनी है तो हम छोटे फ्रेगमेंट्स जो कुछ एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं, जो कुछ कोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके रेगुलेटरी एलिमेंट्स तो इधर उधर कट हो गए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसके बाद हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम जीन लाइब्रेरी में हमें कितने नंबर ऑफ क्लोन्स प्रेजेंट रखने हैं, और कितनी डीएनए सीक्वेंस के लिए। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, n इक्वल्स टू लॉग 1 - p डिवाइडेड बाय लॉग 1 - f, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, p होगा हमारा प्रोबेबिलिटी, और f होगा कि हमारा जीनोम का फ्रैक्शन कितने इंसर्ट का है या कितना साइज का है। उसके बाद हम ये जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी का एक सिंपल सा डायग्राम देख सकते हैं कि हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, जिसको हमने रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से पार्शियल डाइजेशन करवा के जीनोमिक डीएनए फ्रेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट किया। उन फ्रेगमेंट्स को हमने यहाँ पे यहाँ पे प्लाज्मिड्स लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए था बैक और याक जैसे हाई इंसर्ट साइज के वेक्टर्स। और उसके बाद हम उन सारे वेक्टर्स को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करवा देंगे, तो हमारी क्या जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी प्रिपेयर हो जाएगी। तो अब हम जीनोमिक लाइब्रेरी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ये बता सकते हैं कि ये कंप्लीट जीनोम रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें हम अपने पूरे जीनोम को देख सकते हैं कि वो कैसा है, और उसकी स्टडी हम फर्दर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम जीन स्ट्रक्चर और रेगुलेशन की स्टडीज को कर सकते हैं। हम नई जीन की डिस्कवरीज में इस चीज का हेल्प ले सकते हैं। हम इसको कंपैरेटिव जीनोमिक्स के अंदर यूज कर सकते हैं, या फिर जीनोम वाइड स्क्रीनिंग में। उसके बाद जो जीनोमिक लाइब्रेरीज होती हैं, क्योंकि उनमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट डेटा होता है, तो हम उनको स्टेबल स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। क्योंकि मान लो कोई स्पीशीज है जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली है, या फिर एंडेंजर्ड है, या फिर हमें कोई ऐसी स्पीशीज मिले जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है बट हमें उसका रेमिनेंट्स मिले हैं, तो हम उसका डीएनए को बचाए रखने के लिए, फर्दर फ्यूचर रिसर्च के लिए हम उनको जीनोमिक लाइब्रेरीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि जीनोम लाइब्रेरी में हम कंप्लीट जीनोम लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद इसमें हम जीन एक्सप्रेशंस के ऊपर स्टडी नहीं कर सकते। अब जीनोम इतना बड़ा है तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव भी होता है। ऊपर से जो हमारा जो जीनोम होता है उसके अंदर बहुत सारी रिपीटेटिव स्पीशीज सीक्वेंसेस, या फिर जो जिसे हम जंक डीएनए कहते हैं, इस टाइप की सीक्वेंसेस रहती हैं जिनका स्टडी करके या फिर तो कोई फायदा नहीं है, या फिर वो मतलब नॉन कोडिंग है जिनसे हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो वो भी होती हैं। उसके बाद इसमें स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स की जरूरत होती है, जैसे कि हमने आगे पढ़ा था, जैसे बैक और रिएक्ट जैसे, तभी हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। हम नॉर्मल हर किसी टाइप के वेक्टर्स में उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते।
तो अब हम ये देखते हैं कि cDNA लाइब्रेरीज क्या होती हैं। cDNA का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो cDNA लाइब्रेरी का मतलब क्या हुआ? जो लाइब्रेरी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से बनी होगी उसको हम cDNA लाइब्रेरी बोलेंगे। और वो cDNA किससे डेराइव्ड होता है? mRNA से। जैसा कि जीनोमिक लाइब्रेरीज में हम कंप्लीट जीनोम को लेते थे, हम cDNA लाइब्रेरीज में सिर्फ और सिर्फ जीनोम के एक्सप्रेस्ड जीन्स वाले पोर्शंस को इंक्लूड करेंगे। यानी कि उसमें नॉन एक्सप्रेस्ड जीनोमिक रीजन्स जैसे कि इंट्रॉन्स या फिर अदर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो होंगी हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। जो cDNA लाइब्रेरीज होती हैं वो जीन के एक्सप्रेशन को स्टडी करने में, प्रोटीन के फंक्शंस को स्टडी करने में या फिर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जो cDNA लाइब्रेरीज होती हैं वो हम स्पेसिफिकली यूकैरियोट्स के लिए स्टडी करते हैं क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से हमें प्रोकैरियोट्स के लिए cDNA लाइब्रेरी बनाने की कोई नीड नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि हम डीएनए लाइब्रेरी cDNA लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। cDNA लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी में बेसिक और जो मेजर डिफरेंस है वो यही होता है कि हम जीनोमिक लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट जीनोमिक डीएनए लेकर करते हैं, जबकि हम cDNA लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन mRNA की हेल्प से करते हैं। तो इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हम mRNA को आइसोलेट करते हैं, फिर हम mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से हम mRNA से cDNA का फर्स्ट स्ट्रैंड सिंथेसाइज करवाते हैं और उस फर्स्ट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री फिर हम cDNA के सेकेंड स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करवाते हैं, जिसकी हेल्प से हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड एक cDNA मॉलिक्यूल आ जाता है। उसके बाद उस cDNA मॉलिक्यूल को हम फ्रैगमेंट्स के अंदर ब्रेक करवाते हैं और फिर उसको सूटेबल क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर क्लोन करवा के उसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं और फिर हम ट्रांसफॉर्मेंट्स की स्क्रीनिंग करवाते हैं। तो cDNA लाइब्रेरी में जो भी हम क्लोनिंग वेक्टर्स यूज करते हैं वो हम प्लाज्मिड्स यूज करते हैं, क्योंकि cDNA में लाइब्रेरी में मोस्ट ऑफ द जीनोमिक जो साइज होता है या फिर जो हमारा जीन्स का साइज होता है, हमारे इंसर्ट का साइज होता है, वो बहुत कम हो जाता है क्योंकि हमारे पास कितना सारा तो हमारे जीनोमिक डीएनए में जंक डीएनए, रिपीटेटिव सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, हेट्रोक्रोमेटिक रीजन, इस तरीके से बहुत सारा जो डीएनए होता है वो रिमूव हो जाता है क्योंकि इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। तो एमआरएनए में जो सिर्फ फंक्शनल पार्ट होता है थोड़ा सा वो निकल के आता है यहाँ पे, लाइक प्योरिफाइड फंक्शनल पार्ट ऑफ द जीनोम। तो उस तरीके से इसलिए हम यहाँ पे बेसिकली वेक्टर्स में प्लाज्मिड्स का यूज करते हैं। तो हमारे पास ये एक डायग्राम है जिसमें हमने ये दिखाया कि cDNA लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन हमने कैसे किया। सबसे पहले हमने mRNA को आइसोलेट किया, उसको कलेक्ट किया, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से हमने उसको RNA से डीएनए में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको फ्रेगमेंटाइज करके बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स के अंदर ट्रांसफर किया और होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर किया, फिर उसको जो भी हमारा मतलब उसका फर्दर एप्लीकेशन है, सीक्वेंसिंग करवाना है या जो भी आपका डिजायर्ड इंटरेस्ट, उसको हम प्रोसीड करेंगे। उसके बाद cDNA लाइब्रेरी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? cDNA लाइब्रेरी का मेजर एडवांटेज है उसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। इंट्रॉन्स हमारे डीएनए के नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। उसके बाद जो हमारे एक्सप्रेस्ड जीन्स होते हैं जो कि हमारे एक्चुअल जीनोम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो कि प्रोटीन कोड कर रहे हैं, वो ही ये इसमें आते हैं। उसके बाद ये प्रोटीन प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करता है क्योंकि जो जो जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं वही वही प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी में। फिर इसका जो साइज होता है यहाँ पे डीएनए का वो बहुत ही स्मॉल होता है और मैनेजेबल होता है और ये टिश्यू स्पेसिफिक बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हर टिश्यू में अपने कुछ कुछ जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते। जैसे कि ब्रेन के सेल्स में कुछ जीन्स एक्सप्रेस होंगे, फिर हार्ट के सेल्स में कुछ और जीन्स एक्सप्रेस होंगे। तो हम हर टाइप की टिश्यू को स्टडी करने के लिए अलग अलग टाइप के mRNA को आइसोलेट करके उनकी cDNA लाइब्रेरीज प्रिपेयर करके उनका यूज कर सकते हैं रिसर्च में, डिजीज डायग्नोसिस जैसी चीजों में। अब cDNA लाइब्रेरी के खुद के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को इंक्लूड बिल्कुल नहीं किया जाता है। फिर ये टिश्यू और टाइम डिपेंडेंट है, मतलब इस लाइन से मतलब ये है कि जिस टाइम पे
जिस टिश्यू से आपने वो mRNA निकाला है उसमें उसी टिश्यू के स्पेसिफिक प्रोटीन्स एक्सप्रेस होंगे, जो बाकी के बचे हुए अदर प्रोटीन्स वगैरह होंगे वो हम नहीं स्टडी कर सकते हैं। इसमें हाई क्वालिटी ऑफ mRNA चाहिए। अगर आपने अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में mRNA आइसोलेट नहीं किया है तो आपको cDNA लाइब्रेरी से में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने में भी और फर्दर एप्लीकेशन करने में भी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि mRNA अगर प्योरीफाई नहीं होगा ना तो आपकी जो प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं वो सब में हिंडरेंस हो सकता है। ये जीनोमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने में बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, और ये जीन एक्सप्रेशन बायस की तरफ थोड़ी सी अलाइन है। जीन एक्सप्रेशन बायस क्या होता है कि कुछ जीन्स जो होते हैं वो एक सेल में बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, कुछ जीन्स जो होते हैं वो बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं। तो जो बहुत कम एक्सप्रेस करने वाले जीन्स हैं हम उनको इजीली स्टडी नहीं कर पाते हैं। मान लो कि उनका प्रोटीन का जो प्रोडक्ट है वो ही इतना कम है कि वो हमारे डिजायर्ड फ्रैगमेंट्स में आ ही नहीं पा रहा है उसका पोर्शन, तो फिर हम वो स्टडी नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है, इसमें हम कंप्लीट जीनोम को रिप्रेजेंट करवाते हैं, जबकि cDNA लाइब्रेरी में हम एक्टिवली एक्सप्रेस्ड डीएनए सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट करवाते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी में डीएनए फ्रेगमेंट्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लार्ज होता है, जबकि cDNA लाइब्रेरी में बहुत छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों टाइप के रीजन्स मिलते हैं, जबकि cDNA लाइब्रेरी में सिर्फ कोडिंग या एक्सप्रेस्ड रीजन्स मिलते हैं। उसके बाद जीनोमिक जो लाइब्रेरी होती है हम उसको डीएनए से कंस्ट्रक्ट करते हैं, जबकि cDNA लाइब्रेरी को हम mRNA से कंस्ट्रक्ट करते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी में हम हाई इंसर्ट वेक्टर्स जैसे कि बैक और यैक का यूज करते हैं, जबकि cDNA लाइब्रेरी में हम प्लाज्मिड्स का यूज करते हैं। फिर जीनोमिक लाइब्रेरी या फिर cDNA लाइब्रेरी के मेजर एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ आते हैं कि हम इसको जीन आइडेंटिफिकेशन और जीन क्लोनिंग में यूज कर सकते हैं, इसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग में यूज कर सकते हैं, जीन की एक्सप्रेशन किस तरीके से हो रहा है उस चीज की स्टडीज में, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए, डिजीज जीन आइडेंटिफिकेशन के लिए, इवोल्यूशनरी स्टडीज में और फंक्शनल जीनोमिक्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम cDNA लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखेंगे। तो हम बनाते हैं मेटा जीनोमिक लाइब्रेरीज जो कि हमको डीएनए की स्टडी के में हेल्प करती है माइक्रो माइक्रोब से, जो कि उन माइक्रोब्स की जो कि हम लैब में कल्चर नहीं कर सकते। हम उन माइक्रोब्स के मान लो कोई वायरसेस है, वायरसेस को कल्चर करना लैब में बिल्कुल भी इजी नहीं होता। तो अगर हमने किसी वायरस का डीएनए ले लिया है, हम उस वायरस का के डीएनए की लाइब्रेरीज प्रिपेयर करते हैं, तो हम उसके जीनोम को स्टडी कर सकते हैं, उसके मेटाबोलोम को स्टडी कर सकते हैं उस तरीके से। फिर जो cDNA लाइब्रेरीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिकली वैल्यूएबल होती हैं, क्योंकि वो अल्टरनेटिवली स्प्लाइस्ड mRNA आइसोफॉर्म्स को भी कैप्चर कर लेती हैं। ये अल्टरनेटिव स्प्लाइस्ड mRNA एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो ट्यूमर स्पेसिफिक cDNA लाइब्रेरीज को हम बना सकते हैं, जिससे कि हम ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जो कि हमें फर्दर ट्यूमर्स को सप्रेस करने में, ट्यूमर्स के ऊपर डिजीज डायग्नोसिस में, फर्दर रिसर्च में हेल्प कर सकता है। उसके बाद जो सिंथेटिक जीन्स और रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं हम उनको असेंबल कर सकते हैं डीएनए लाइब्रेरीज की हेल्प से, जो कि हमको नॉवल बायो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में हेल्प कर सकता है। फिर हम क्रिस्पर का नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर नोन है कि एक जीनोम एडिटिंग टूल है। तो जो क्रिस्पर जीन एडिटिंग स्क्रीन्स होती हैं वो पूल्ड गाइड आरएनए लाइब्रेरीज जो कि डीएनए बेस्ड होती हैं उनका यूज करती हैं, ताकि वो जीन्स को एक्टिवेट कर सकें या नॉकआउट कर सकें लार्ज स्केल पे, जिससे कि हम फंक्शनल जीनोमिक्स को ज्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं।